सुबह में कुछ नई बात होती है जब सकारात्मकता के साथ दिन की शुरुआत होती है और इसीलिए कहा जाता है कि हर सुबह हर नया दिन ईश्वर की सौगात होती है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ किरण भारद्वाज। चलते हुए समय के साथ गुजर जाती है जिंदगी और बीतते वक्त के साथ बदल जाती है जिंदगी। इसलिए आवश्यक है कि समय की पहचान होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं वही हैं जो अपना जीवन बदल पाते हैं और दूसरों का भी। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी करते हैं पंचांग के साथ और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, सोमवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। प्रत्येक दिन की शुरुआत अर्थात आरंभ सकारात्मक विचारों के साथ होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचार सकारात्मकता के साथ अर्थात व्यक्ति को प्रसन्नता के साथ उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। सकारात्मक विचारों में ऐसी असीम शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव करने में सहायता करती है, क्योंकि सकारात्मक विचार अत्यंत ही शक्तिशाली है। सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम्। प्रजा को प्रसन्न रखना, सत्य की रक्षा करना और व्यवहार में सरलता रखना राजाओं का सनातन धर्म है। Keeping the people happy, protecting the truth, and keeping simplicity in behavior is the eternal religion of the kings. हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा में वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। सदियों से वट वृक्ष की पूजा का विधान है। ये बताया जाता है कि वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है और कई प्रकार के लाभ भी इससे प्राप्त होते हैं। क्या है इसका महत्व और विशेषताएं, आइए जान लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। सनातन धर्म और शास्त्रों में बरगद के पेड़ के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है। बरगद के पेड़ की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है। यह पेड़ जितना धार्मिक महत्व रखता है, इसका उतना ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। बरगद के पेड़ का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी बहुत महत्व बताया गया है। इससे कई प्रकार की औषधियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगर कोई घाव या खुली चोट है तो बरगद के पेड़ के दूध में हल्दी मिलाकर चोट वाली जगह पर बांधने से घाव जल्दी ही भर जाता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ के पत्तों से निकलने वाले दूध को चोट, मोच या सूजन पर लगाकर मालिश करने से आराम मिलता है। बरगद एक विशाल, ऊंचा और बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने वाला वृक्ष है। हरिवंश पुराण में इस विशाल वृक्ष का वर्णन आता है, जिसका नाम भंडरी वट था और उसकी भव्यता से मुग्ध हो स्वयं भगवान ने उसकी छाया में विश्राम किया। न्यग्रो धर्वता ग्रामम भांडीरम नाम नामतः दृष्टवा तत्र मतिम चक्रे निवासाय ततः प्रभु। पुराणों में ऐसी अनेक प्रतीकात्मक कथाएं प्रकृति, वनस्पति व देवताओं को लेकर मिलती हैं। जिस प्रकार अश्वत्थ अर्थात पीपल को विष्णु का प्रतीक कहा गया है,
उसी प्रकार इस जटाधारी वटवृक्ष को साक्षात जटाधारी पशुपति शंकर का रूप माना गया है। बरगद वृक्ष का महत्व जब हम शास्त्रों में देखते हैं तो उसके पत्ते में, उसके जड़ में और तनाव में सभी जगह देवता का वास होता है। बट मूले स्थितो ब्रह्मा, कहा गया है कि बट के मूल में ब्रह्मा का वास होता है। बट मध्य जनार्दनः, और बरगद के मध्य भाग में जनार्दन यानी भगवान विष्णु का वास होता है। बटाग्रे तु शिवो देवः, और बट के अग्र भाग में, ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। सावित्री बट संसृता, और सावित्री देवी बट से संसृत रहती यानी बट में स्थित रहती हैं, उनका आश्रय वट में ही है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अर्थात मैं कमल रूपी हाथ से पकड़कर कमल रूपी पैरों के अंगूठे को कमल रूपी मुख में डालते हुए वट वृक्ष के पत्तों में शयन करने वाले बाल मुकुंद अर्थात भगवान कृष्ण को मन से स्मरण करता हूँ। भारत में बरगद प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, महोपनिषद, मनुस्मृति, रघुवंश और रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। बरगद के संबंध में अनेक धार्मिक विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। जेठ मास की अमावस्या को की जाने वाली वट सावित्री की पूजा इसका प्रमाण है। भारतीय संस्कृति की जितनी भी नारियां हैं एक व्रत करती हैं, बट सावित्री व्रत उसे जाना जाता है। बट सावित्री व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, उसमें बट का पूजन होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में बट वृक्ष लगाने की परंपरा है, उस बट वृक्ष को पोषित करने की परंपरा है, यानी जल देने की परंपरा है, उसके अर्चन की परंपरा है, उसके वंदन की परंपरा है, और इसका अत्यंत महत्व है। भारतीय संस्कृति, संस्कारों और ग्रंथों में सर्वे भवन्तु सुखिनः इसलिए कहा गया है कि वटवृक्ष को समान रूप से प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में वृक्षों को काटना पाप माना गया है और पूजा पद्धति में वृक्षों को सम्मानित किया गया है। भारतीय संस्कृति में जितना देवी देवताओं को पूजा जाता है उतना ही वृक्षों को भी पूजा जाता है। राजमंगल पांडे के साथ जयेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रकृति हमें पोषित करती है, प्राणी मात्र का उद्धार करती है और इसीलिए प्रकृति को माँ भी कहा जाता है। कहते हैं जिस तरह विचारों के लिए ज्ञान पोषण का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए आहार पोषण का कार्य करता है, और यदि व्यक्ति को उचित पोषण न मिले तो कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना रहती है। हमारे शरीर के सभी अंगों की तरह आँखों के लिए भी पोषण का विशेष महत्व है। किस तरह के खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करने से आँखों को सही पोषण मिल सकता है और क्यों उपयोगी है पोषक तत्व हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए, आइए समझ लेते हैं। दृष्टि हमें प्रकृति से मिली अनमोल देन है। इसकी सुरक्षा और देखभाल आवश्यक है। संतुलित आहार आंखों के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यक्ति की दृष्टि की रक्षा करने के लिए आवश्यक होता है। पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ और आहार में विविध भोजन शामिल करने से व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है और आंखों का स्वास्थ्य बेहतर बनता है। हमारे शरीर के अन्य अंगों की ही तरह आंखों को भी सही ढंग से काम करने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है। कुछ विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की बीमारियों को रोकने और उनकी प्रगति को कम करने में सहायक होते हैं। अच्छे पोषण का होना
जीवन के हर पहलू पे और हर समय पे महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चों में कुपोषण है तो उसकी वजह से उनका शारीरिक विकास नहीं होता। उसी तरह से जो है आँखों में भी कई व्याधियाँ उसमें उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे अगर विटामिन ए और डी की कमी है तो उससे जो है वो झिल्ली होती है, वो चिपकने लगती है, और जो कॉर्निया जिसको ट्रांसपेरेंट होता है उसमें जो है मेल्टिंग की संभावना हो जाती है। रेटिना का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसमें रात्रि में जो विजन होता है उसमें भी असर आ सकता है। तो इसलिए बच्चों में ये पोषण का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद में अगर पोषण नहीं हुआ तो जो आई की जो वाइटल लेयर्स होती हैं उनमें भी उसका बुरा असर गिरता है। आँखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन, खनिज, लवण और एंटीऑक्सीडेंट्स सहायक हैं। इसमें विटामिन ई, विटामिन सी और ई, विटामिन बी, कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक, ये सभी पोषक तत्व आँखों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं और इनकी आवश्यकता दृष्टि के लिए होती है। कुछ लोगों में पोषण की कमी होने पर उन्हें अतिरिक्त पूरक की आवश्यकता हो सकती है, यानी आँखों की सेहत के लिए सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा करने से आँखों में होने वाली समस्याओं की संभावना को कम किया जा सकता है और कुपोषण से बचा जा सकता है। यदि आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा न हो या पोषण की कमी हो जाए तो नेत्र संबंधित समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है, जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। इन सभी बीमारियों की संभावना उचित पोषण न मिलने से बढ़ सकती है। कुछ विटामिन और खनिज पूरक इन स्थितियों से बचाने और इनके विकास को धीमा करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विटामिन डी और ए एक दो ऐसे विटामिन है जो विज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो हमारा रेटिना होते हैं उसमें जो सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इस पे निर्भर करती हैं। तीसरा, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ में शरीर के रीजनरेशन की प्रोसेस कम होती है। अगर उसमें न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो रीजनरेशन कम होता है, डीजनरेटिव चेंजेस उसमें ज़्यादा आने लगते हैं। तो एक संतुलित भोजन जो होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, ये सब चीज़ों का जो संतुलित मिश्रण है वो न केवल विजन के लिए बल्कि पूरे शरीर के लिए और मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक होता है। पेट की कोई व्याधि है तो जो विटामिन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं तो उसका असर जो है वो रेटिना पे भी आता है, ऑप्टिक नर्व पे भी आता है। नेत्र संबंधित समस्याओं से बचाव के लिए और दृष्टि को ठीक रखने के लिए ये जानना उपयोगी है कि कैसा आहार लेने से नेत्र रोग की संभावना को कम किया जा सकता है। आवश्यक है कि नेत्र रोगों से बचाव के लिए आँखों की सही देखभाल की जाए। संतुलन बहुत आवश्यक है और ये संतुलन जो है कैलोरीज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, कार्बोहाइड्रेट उम्र के साथ में कम होते जाते हैं पर प्रोटीन आपको बढ़ाना होते हैं। उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। आपको टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो फल होते हैं, जो भी सीजनल फल हैं, उनका कॉम्बिनेशन सलाद इत्यादि आप करते हैं, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और जो रफेज जाता है उससे पेट की व्याधियाँ भी कम होती हैं। ज़्यादा कीटो डाइट जो लेते हैं वजन कम करने के लिए, वो अल्टीमेटली शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। एक्सेसिव डाइटिंग जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। संतुलित भोजन करिए, अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, वो जो है ज़्यादा सफल होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल, इनका सेवन उपयोगी हो सकता है। संतुलित आहार हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है। संतुलित आहार और उचित पोषक तत्वों के साथ आँखों की सही देखभाल करने से दृष्टि अच्छी बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आँखों का स्वास्थ्य ठीक रहे और नेत्र की बीमारियों की संभावना कम हो, तो उचित आहार लें, सही पोषण का ध्यान रखें और अपनी आँखों की सही देखभाल करें। संतुलित आहार और उचित पोषण
आपकी आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यदि आहार को औषधि मानकर खाया जाए, यानी उसे औषधि बना लिया जाए, तो रोग भी दूर करेंगे और अन्य औषधियों की आवश्यकता भी नहीं होगी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित रूप से योगासन और योग अभ्यास करने से स्वास्थ्य और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आंखों और दृष्टि के लिए कौन सी योगिक क्रियाएं उपयोगी हैं, आइए देख लेते हैं। आंखों को स्वस्थ रखना आज के इस गैजेट युग में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप देख रहे होंगे किस तरह से आंखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है, और विशेष रूप से अगर हम यंगस्टर्स की बात करें या कोई भी आयु वर्ग, गैजेट्स का, स्क्रीन का बहुत अधिक प्रयोग हो गया है। आई साइट पुअर होती जा रही है, आंख के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कुछ आसान सी भारत योग की क्रियाएं जो आपकी आंखों को स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। 2-3 प्रैक्टिसेस समझते हैं और फिर 2-3 ऐसे काम जो आपको प्रतिदिन करने हैं ताकि आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकें। सबसे पहले तो हम त्राटक के कुछ अभ्यास लेंगे। आप दिन के किसी भी समय इनका अभ्यास कर सकते हैं। बस ये महत्वपूर्ण है कि रोशनी सामने से आपकी आंखों पर नहीं पड़नी चाहिए, पीछे से हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अधिक जहाँ डस्ट हो, बहुत ज़्यादा धूल हो, वहाँ इसका अभ्यास नहीं करना है। तो आप अपने आसन पर बैठें या फिर आप कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। दाएं हाथ को इस तरह से सामने ले आना और अपने दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के चमकते हुए हिस्से को देखना है। अब अलग दृष्टि से देखना है, यानी बार बार आईज को ब्लिंक नहीं करेंगे। कोशिश करें आंखें खुली रहें और अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाएं, जितना दूर तक ले जा सकते हैं, जहां तक कि क्लियरली विजिबल है, और फिर वापस ले आएं। आंखों को बंद कर लें, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लें, लेफ्ट साइड से इस ही को दोहराना और फिर अपने हाथ को वापस ले आना, आंखें बंद कर लेना। इस स्टेप को 3 बार दोहराइए। अगले स्टेप में हाथ को आंखों के नजदीक लेकर आना, जितना नजदीक ला सकते हो, जितना क्लियरली विजिबल है जहां तक, और फिर दूर ले जाना, फिर आंखों को बंद कर लेना। ऐसे ही दूसरे हाथ से दोहराना और इसको भी 3 बार दोहरा लीजिए। तीसरे स्टेप में अपने टिप ऑफ द नोज पर अपने आईबॉल्स को लेकर आएं और यहाँ से एक बड़ा चक्र बनाना, क्लॉकवाइज, आंखें बंद, फिर से टिप ऑफ द नोज, एंटी क्लॉकवाइज, आंखों को बंद कर लें। अगले स्टेप में आप दूर, जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर देखें और इस तरह से 30 सेकंड्स तक अपनी आंखों को ब्लिंक करते रहें। कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करते रहना। हथेलियों की कटोरी बना लेना, उनको आंखों पर टिका देना, आंखें खुली रहेंगी। अब आंखों को बंद कर लेना, हथेलियों को हटा देना, जो भी रंग दिख रहा है उस पर थोड़ी देर कलर मेडिटेशन करना और फिर धीरे धीरे आंखों को खोल देना। है ना ये आसान सा काम? बस आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। कुछ ऐसे प्रयोग जो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। रात्रि में सोने से पहले अपने तलवों पर थोड़ी देर तेल से मसाज जरूर कीजिए। जब आप बहुत देर गैजेट यूज करते हैं, कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, 20-20 का भारत योग का रूल अपनाइए, यानी हर 20 मिनट्स के बाद आंखों को स्क्रीन पर से हटाना, जितना दूर देख सकते हैं देखना और इस तरह से आंखों को ब्लिंक करना और फिर से अपना काम शुरू कर देना।
इसी के साथ साथ दिन में 2 से 3 बार मुंह में पानी भर लीजिए ऐसे, और सिंक में जाकर के पानी लेकर के आंखों पर छपके मारना, यानी इस तरह से छपके मार लें। रात्रि में सोने से पहले आंखों की सफाई जरूर करें। नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम देखते रहें, एक पौष्टिक डाइट लें और नियमित रूप से योगाभ्यास जरूर करें। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए अपनी दृष्टि को ठीक रखने के लिए योग अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से अपनी समझ की दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए विद्या अत्यंत उपयोगी होती है। इससे हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो आइए संस्कृत पाठशाला में चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान। नमः सकलेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः संस्कृत पाठशालायां समेषां स्वागतमस्तु। अद्यतन्यां कक्षायाम् अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में आज संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों का कर लेते हैं पुनरअभ्यास और वाक्यगत विशेष अभ्यास। इसके लिए आज संख्या 1 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देखिए, 1 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं एकम, पर पुल्लिंग में हम 1 को कहते हैं एकः, स्त्रीलिंग में कहते हैं एका और नपुंसक लिंग में एकम। इन शब्दों को कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से और भी दृढ़ कर लेते हैं। सबसे पहले 1 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग कुछ यूं कर सकते हैं, अहम अत्र एकः एव जनः वदामि, जिसका अर्थ है मैं यहाँ एक व्यक्ति ही बोल रहा हूँ। अब 1 का संस्कृत वाक्य प्रयोग स्त्रीलिंग में कुछ यूं कर सकते हैं, सा एका क्रीडिका भारते क्रीडा प्रसाराय पर्याप्ता, जिसका अर्थ है वह एक क्रीडिका भारत में खेलों के प्रसार के लिए पर्याप्त है। 1 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में अब हम कुछ यूं कर सकते हैं, तत् एकम रमणीयम स्थानम यत् मह्यम अतीव रोचते, जिसका अर्थ है वह एक रमणीय स्थान है जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम प्रायः एकः बालकः, एकः जनः, एका बालिका, एकम स्थानम जैसे प्रयोग साधारण रूप से कर लिया करते हैं, पर संस्कृत व्याकरण की सूक्ष्मता और संपूर्ण वैज्ञानिकता का ध्यान रखें तो एकः बालकः, एका बालिका, एकम स्थानम आदि का प्रयोग कुछ असंगत है, क्योंकि बालकः, बालिका, स्थानम इन जैसे शब्दों में एक संख्या स्वतः और पूर्वतः अंतर्हित है। तो हम बालकः, बालिका और स्थानम यही कहें तब भी एक बालक, एक बालिका और एक स्थान जैसे अर्थ संस्कृत में स्वयं ही समझे जा सकते हैं। खैर, इसे हम विस्तार से तब बताएंगे जब हम बालकः, बालकौ, बालकाः जैसे शब्द रूपों के बारे में आपको बताएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 1 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 1 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहते हैं पहला या पहली, जिसे संस्कृत में कहेंगे पुल्लिंग में प्रथमः, स्त्रीलिंग में प्रथमा और नपुंसक लिंग में प्रथमम। आइए इसी क्रम से कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः आसीत्। भारत में पहली प्रसिद्ध क्रीडिका तो पीटी उषा ही कही जाती है। इसे संस्कृत में कहेंगे भारते प्रथमा प्रसिद्धा क्रीडिका तु पीटी उषा इत्येव कथ्यते। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहला है। इसके लिए संस्कृत वाक्य कुछ यूं होगा, जनसंख्यायाः दृष्ट्या भारतस्य स्थानम प्रथमम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 1 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति।
नमो नमः। निरंतर अभ्यास करने से कुशलता और योग्यता बढ़ती है, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और मेहनत से ही चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए निरंतर कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही आपकी पहचान है। अन्यथा एक जैसे नाम वाले तो दुनिया में अनेकों इंसान हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।